हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ में है मिस्टर विक्रम, जिन्होंने अभी एम्स एग्जाम क्वालिफाई किया है। विक्रम ने इससे पहले 2 टाइम जीपैट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। सबसे पहले मिस्टर विक्रम सर, आप हमें अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करें एंड बताएं आप कहाँ से हैं। First of all, thank you, David, sir, giving me opportunity to in your platform. एंड मेरा नाम विक्रम है और मैं आता हूँ मध्य प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से मैंने पूरा मतलब डी फार्मा की है और बी फार्मा की है। एंड देन फोर्थ ईयर में मैं अपने बी फार्मा की मैंने अपनी जीपेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उसी दौरान मैंने फोर्थ ईयर में मैंने अपना जीपेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैंने 433 रैंक प्राप्त की थी। यस। एंड फिर उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया था ड्रॉप लेके ऐसे ही, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर से मैंने दे दिया था। तो मेरी 894 रैंक आई थी, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ चीज़ें और भी कर रहा था। जीपैट में या यस, जीपैट मैं सेकंड अटेम्प्ट में 894 हाँ रैंक जी, आई थी। मतलब पहले आपने जीपैट की प्रिपरेशन की थी एंड देन फिर आपने एम्स एग्जाम की तैयारी की। हाँ जी, फिर मैंने एम्स दिया और मेरा एम्स गोरखपुर में मेरा यूआर कैटेगरी से 297 रैंक पे हुआ अभी। गुड गुड गुड। थोड़ा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने जीपैट की तैयारी की एंड उसके बाद फिर आपने एम्स का भी एग्जाम दिया। तो थोड़ी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कुछ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। हाँ जी, तो क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम होती है तो सब गवर्नमेंट एग्जाम का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, उनका रेशो रहता है कैसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी टॉपिक जो रहते हैं वो सारे मतलब सबका सिलेबस तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। सपोज जैसे तुमने जीपैट का प्रिपेयर कर लिया और उसका एग्जाम दिया, तो फार्मा तो सेम ही रहता है। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, तो उसमें कुछ आ जाता है कि नॉन फार्मा भी आ जाता है थोड़ा सा। यस यस। सबका रेशो अलग अलग रहता है, जैसे कि रेलवे में 70-30 का रेशो है, 70 फार्मा पूछा जाता है और 30 नंबर का नॉन फार्मा पूछा जाता है। और जैसे एम्स के रही तो एम्स का है 80-20 का रेशो है, तो हाँ, उसमें 80 बीस फार्मा नंबर होगा नॉन। और 20 नॉन फार्म। हाँ जी। और अभी जैसे रिसेंटली केसी में उनको पेपर हुआ था, तो उसमें 40-60 का रेशो था। 60 नंबर का फार्मा था, 40 नंबर का नॉन फार्मा नॉन था। फार्म। अब जैसे फार्मासिस्ट के एग्जाम में अलग अलग मतलब माइनस मार्किंग होती है। जैसे अगर हम बात करें एम्स फार्मासिस्ट की, तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और उसमें 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें वो 400 नंबर के होते हैं। और उसमें वो सेक्शन वाइज आते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, 18 क्वेश्चन होते हैं और एक सेक्शन में 20 मिनट होता है। तो उस दौरान मतलब सेक्शन वाइज करने पड़ते हैं। जब पहला सेक्शन खत्म होगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और जैसे ही मतलब एक सेक्शन खत्म होगा, पीछे वापस नहीं आ सकते। तो टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इस वजह तो से टाइम बाउंड सरल होता है, पेपर सेक्शन भी। वाइज रहता है एम्स का एग्जाम भी। 5 सेक्शन में, जिस तरह से हाँ जीपैट जैसे का होता है हमारा। हाँ जी, पैट का एग्जाम होता है हम्म। और टाइम कम रहता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सरल क्वेश्चन भी है ना, मतलब तो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब अपन उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उस टाइम हमें मेमोराइज नहीं होता कि मतलब ये सब आंसर पता रहता है, बट उस टाइम नहीं होता। जब अपन करते जाते हैं आगे क्वेश्चन, तब अपन को लगता है कि मैंने गलत लगा दिया। तो उस टाइम पे सोचना बहुत डिफिकल्ट होता। अगर ज्यादा जैसे सपोज अगर 50-50 है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाकी अगर जैसे इस 3 ऑप्शन में सियोरिटी ना हो, तो फिर मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। और फिर ऐसा है कि जितनी क्वेश्चन आ रहा है उतनी ही क्वेश्चन ही करने चाहिए, थोड़ा बहुत में रिस्क ले सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। फार्मा मेन रहता है कि जैसे सपोज फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्या होता है, अगर आपका फार्मा अच्छी से लिया करना तो पेपर निकल जाते हैं। नन फार्मा ना भी हो, क्योंकि नन फार्मा में टाइम इन्वेस्ट करना समुद्र के जैसे ही। सपोज तुमने पढ़ा कुछ है और उसमें कुछ भी पूछ लेता है, तो वहाँ टाइम तो कोई वो नहीं है कि तुम्हारा बेनिफिशियल ही रहेगा। बट इफ अगर फार्मा में तुमने अच्छी से सब पे पकड़ बना ली, जैसे फार्माकोलॉजी हो गई, फार्मास्यूटिक्स हो गई, और जो माइनर सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिक्स में भी सारा आ जाता है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंजीनियरिंग आ हाँ जाती है, हॉस्पिटल आ जाती है, ज्यूरिस आ जाती है।
बायोफार्मास्यूटिक्स और भी ऐसी जो माइनर वाले सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फार्माकोलॉजी तो एक पूरा अपने आप में वास्ट सिलेबस है। फार्माकोलॉजी का वेटेज तो अच्छा खासा रहता है, सारे एग्जाम में ही अच्छा खासा होता है। तो आप मतलब हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो उन्हें पढ़ने चाहिए अगर वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अगर जीरो से उनकी प्रिपरेशन है तो अब उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जैसे फार्माकोलॉजी रहती है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन वगैरह में जैसे आ जाती है, जैसे कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में क्या कैसे होता है, जैसे अगर अगर तो जनरल इसके फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। पॉइंट ऑफ से जनरल फार्माकोलॉजी से, क्योंकि रिसेप्टर ही मेन होता है ड्रग का, हाँ जी, हाँ। कि ड्रग कैसे क्या क्या उसमें रिसेप्टर के टाइप जो होते हैं उन्हीं के थ्रू, और एंजाइम होते हैं उन्हीं के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड होती है। जैसे ड्रग रिसेप्टर में भी क्या होता है, लिगेंड बाइंड होता है, ठीक है, उसमें और मेटो रिसेप्टर होता है, उसके भी जो नाम रहते हैं बहुत सारे ना रिसेप्टर, उन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जनरल फार्माकोलॉजी में बहुत सारे मतलब पॉइंट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो करने की होती है, वहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी ड्रग किसने डिस्कवर की है, हाँ जी, कोई फिर उसके, हाँ, और उसके टाइप्स की, जैसे जैसे नॉन ब्रांडेड में मेडिसिन है, ठीक है ना, ब्रांडेड मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन है, तो उनकी भी कभी कभी पूछ लेती हैं, ड्रग्स भी पूछ लेते हैं, और उनके साथ साथ कभी कभी उनके नाम भी पूछ लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नेम किसका है, उसका दूसरा नाम क्या होगा प्रॉपर्टी नेम का, तो उसका नाम होगा ब्रांडेड होगा। जैसे जेनरिक का नॉन प्रॉपर्टी नेम होगा, तो ऐसी क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे और भी एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग बन जाती है, एंजाइम इनहिबिटर हो गए, उनके एग्जाम्पल ड्रग्स से हो भी गया। क्वेश्चन आते हैं ना, एंजाइम हाँ, इनहिबिटर मेटाबोलाइट, इंड्यूसर। सारे ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स वगैरह हो गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं कि क्लास, जैसे फार्माकोलॉजी तो क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, और उसके साथ साथ एडवर्स इफेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सीधे क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से ऐसे उठा के दे देते हैं। सो नेक्स्ट अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सो केमिस्ट्री कई सारे स्टूडेंट को बहुत टफ लगती है। सो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, तो उससे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है उससे तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो उससे जैसे कभी कभी रिएक्शन कभी पूछ लेते हैं, बाकी इतना, जैसे आइसोमर वगैरह हो गए, उस आइसोमर वगैरह हो गए, डाइस्टेमर हो गए, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ग्लूकोज है उसका कौन सा कितने आइसोमर होते हैं, या फिर स्टेरॉइड वगैरह है कितने उसके आइसोमर होते हैं। और जैसे अपन एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें सिंपली पहले तो मतलब उसमें प्रिंसिपल पूछा जाता है कि कौन सी प्रिंसिपल पे ये काम करती है और उनके क्या डिटेक्टर वगैरह होते हैं, यहाँ ये सबसे मेजर वो करते हैं। और जैसे और इंडिकेटर वगैरह वगैरह होती हैं जिसकी, हाँ जी, और हाँ जी। इंडिकेटर वगैरह हो गए। हाँ, और क्रोमेटोग्राफी में तो वो सारा मतलब प्रिंसिपल ही उसका रहता है कि कौन सी प्रिंसिपल पे कौन सी क्रोमेटोग्राफी काम करती है। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ केमिस्ट्री तो नहीं पूछते, मेडिसिनल तो नहीं पूछा जाता अभी। अगर पूछेंगे अगर ना तो सिंपल ऐसे ड्रग रहता है कोई भी, अगर जैसे मेडिसिन केमिस्ट्री का तो पूछ तो लेंगे उसके इसमें कौन बेसिक सी रिंग रिएक्शन। कौन सी है, मोइटी। हाँ, हाँ, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछते, तो केमिस्ट्री के इतना ज्यादा लोड लेने का नहीं है, अगर सिंपल भी पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। मैंने तो कोलोजी का और स्टोटिक्स का रहता है क्योंकि खुद क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया, स्टोटिक्स के जो भी कैलकुलेशन वगैरह वहाँ से भी फॉर्मूला वगैरह है, मैट्रिक्स वगैरह और सिस्टम है, वो अपन को भी देखे नहीं कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो भी लैटिन टर्म वगैरह हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीजें पूछी जाती है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। सो थोड़ा नॉन फार्मा के बारे में कि नॉन फार्मा कितना पढ़ना चाहिए, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो कितने लेवल तक और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे सिंपल रहता है सब, जैसे अलग अलग एग्जाम का अलग अलग नॉन फार्मा होता है, तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं, उनका ऐसा नहीं रहता। जैसे आप जैसे मैथ है, अगर तुम तो मैथ में क्या पढ़ोगे, सिंपल मैथ पढ़ो, तो अर्थमेटिक पढ़ो, सिंपल मैथ पढ़ोगे, जो भी सिंपल कंपाउंड वगैरह हो गया, एवरेज हो गया, डिस्टेंस, चाल और दूरी वगैरह हो गया, जो भी ट्रेन की वो स्पीड रहती है, कितने टाइम पे ये कितना कवर कर देती है, सो और अगर आपको रीजनिंग। बेसिक नॉलेज है तो भी आप मतलब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड करने जाओगे करना पढ़ने तो उतना टाइम नहीं रहता कि तुम कर पाओगे। और रीजनिंग रहती तो रीजनिंग तो सिंपल ही रहती है, जैसे क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी सारी आकृति वगैरह जैसे आती हैं वो, तो उनको मैं देख के तुमको क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। जैसे ये नंबर सीरीज आती है कि ये नंबर ऐसी बढ़ती हुई सीरीज में रहेगा, तुमको कोरिलेशन करके उसका बताना, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपली मैथ कर लोगे तो चल जाएगा। अगर टफ आएगी तो वो वैसे भी नहीं बनने वाली, क्योंकि टाइम में इतना प्रेशर रहता है और टाइम भी बहुत कम रहता है। अब जैसे एम्स में क्या होता है, कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा रहता है कि कंप्यूटर का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर इससे लूसेंट है ना तो उससे कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं रहता है, उससे थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। सिंपल सिंपल चीज़ें पूछ लेता है कंप्यूटर से भी, 2-5 क्वेश्चन बन जाते हैं नॉन पाता में। और जीके जीएस तो थोड़ा जो भी थोड़ा सा अपडेट रहोगी क्या चल रहा है अभी, जैसे 26 जनवरी में क्या होने वाला, 15 अगस्त में क्या हो, तो यहाँ से कुछ टारगेट कर लेते हैं, जैसे कौन उस परेड में आए, कौन मतलब फॉरेनर वगैरह आए, क्या हुआ क्या। और जो भी इंडिया की पॉलिसी वगैरह होती है कि क्या अभी नई पॉलिसी हुई है कि किसको गोल्ड मेडल वगैरह में, अगर कोई ओलंपिक्स वगैरह गेम हो गए अगर ना, किसको नोबेल प्राइज वगैरह में मिला। अभी रिसेंट में तो नोबेल प्राइज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, वो फॉरेनर के पूछे थे। तो वो है ना कि फॉरेनर की याद करना तो वो डिफिकल्ट है, तो नॉट फार्मा का उतना नहीं है लोड लेने का। बस सिंपल सिंपल चीजें कर लो। अगर ज्यादा अगर फार्मा अच्छा अच्छा होगा ना तो हो जाएगा इसमें। हाँ जी, तो अगर आपकी फार्मा पे अच्छी पकड़ है तो आप आराम से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, अगर फार्मा पे है अगर ना तो हो जाएगा। अगर थोड़ा सा फार्मा थोड़ा ही से आ गया तो चलो ठीक है। अगर फार्मा में, क्योंकि फार्मा में ना गलती ज्यादा होती है, हाँ जी। और पढ़ते भी अपन ज्यादा है और गलती भी ज्यादा होती है, तो गलती जब ज्यादा हो जाती है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम क्वालिफाई करना। सो नेक्स्ट अब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे जैसे कोई स्टूडेंट्स है वो जॉब भी कर रहे हैं या फिर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो उसके साथ वो कैसे अपना टाइम निकाले जिससे वो अपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि फार्मा एग्जाम्स वगैरह की भी प्रिपरेशन कर सके। जैसे सपोज जैसे कोई है जो बी फार्मा कर रहा है या डी फार्मा कर रहा है या कर लिए, तो सबका मतलब टाइम मैनेजमेंट, एम फार्मा कर रहा है तो सबका टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होगा। क्योंकि जैसे सपोज कोई जीपेट क्वालिफाई करके आया, जैसे तुम एम फार्मा मतलब आप रजिस्टर एम फार्मा कर रहे हो और भी लोग एम फार्मा कर रहे हैं जीपेट क्वालिफाई करके, तो उन्हें सारी चीजें पढ़ी हैं, बस उनको क्या करना है, सारी चीज को कंपाइल करके वो मतलब रिवीजन करना है, हाँ रिवीजन जी, हाँ करना है। जी। थोड़े से टेस्ट लगाते रहो, वो रिवीजन करते रेगुलर रहो। क्या है बेसिस कि पे जैसे रिवीजन करते रहनी है जिससे वो। रिवीजन करना है, हाँ। हाँ, हाँ जी। वो थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह भी अच्छी सी मतलब प्लेटफॉर्म से लेके उस मॉक टेस्ट को अगर तुम लगाते हो ना, तो तुमको पता चलेगा कि मेरी कमजोरी कहाँ पे है। क्योंकि हमको पता नहीं, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, वो हमको भी पता नहीं रहता है कि हमारी कमजोरी कहाँ, दूसरा कोई बताने आएगा नहीं। तो जो टेस्ट वगैरह लगाते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, तो उससे पता चलता है कि हमारी कमजोरी कहाँ पे है। सो कई सारे तो स्टूडेंट्स के जैसे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते हैं या फिर मॉक टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं। सो ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, तो उसे आपने कैसे डील किया? देखो, ऐसा होता है, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं होता है कि तुम यहाँ पे फेल हो गए तो तुम वहां पे भी होगे। वो तो बस एक सीख होती है कि तुम जितना यहाँ पे फेल हो रहे हो तो उससे सीखो कि गलती कहाँ हो रही है, बस हाँ। इम्प्रूवमेंट करने की एंड उसको जरूरत फिर है। बाद में दोबारा रिपीट ना करें, एंड अपनी जो वीकनेस है हाँ, उस पर काम करें। हाँ, वीकनेस पे काम करना हाँ, चाहिए। एंड रेगुलर जो भी टॉपिक्स आपके गलत हो रही है या जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से रिवाइज करें एंड फिर दोबारा से वो मॉक टेस्ट दें। सो इससे क्या होगा कि आपकी हाँ, डेली डेली इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ, जैसे कोई अब एक अपन ने मॉक टेस्ट लगाया, तो अगर मॉक टेस्ट लगाया तो उसका एवोल्यूशन करना, उसको री चेक करना कि क्या गलती मैंने की है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट लगा दिया वो अपन ने, क्या कर दी, कभी कभी उसको सोल्यूशन भी नहीं देखते तो कोई मतलब नहीं कहाँ गलती हुई। उसको लिखो कि पेज में लिखो कि मैंने कहाँ गलती की है और मुझे कहाँ काम करना जरूरी है। कौन सा मैंने 50-50 को मेरे को आता था, 50-50 मैंने तो कम मार दिया, तो वो भी लिखो कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने कभी सुना ही नहीं, तो उसके बारे में तो ज्यादा सोचने की नहीं। अगर अगर जैसे स्टैंडर्ड बुक्स तो ज्यादा सोचने की नहीं है। बाकी अगर सिंपल है तो थोड़ा सा देखो कि गलती कहाँ हो रही है। हाँ जी।
तो अब हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी, या फिर क्या रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए या फिर अपने नोट्स बनाने चाहिए। कुछ इसके बारे में बताएं कि कौन सी बुक आपने फॉलो की थी एंड किस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी। मैंने तो मेरे पास तो टाइम था, तो मैंने तो जीपैट के लिए ही प्रिपेयर किया था। तो उसके लिए तो मतलब मैंने बाकी अभी जो आ रहे हैं मतलब मार्केट में कॉपी मॉडल वगैरह आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो उससे हो जाता है। हाँ, तो मैंने उससे तो भी मतलब प्रिपेयर करते थे। सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन की लिस्ट बुक पढ़ी थी सारी की, मतलब जैसे लेक्चर वगैरह हुई केडी, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एग्जाम के लिए इतना टाइम रहता नहीं है और तुमको स्टैंडर्ड बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसमें से वो तुम्हारे जो नोट्स होते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो मिल जाती है हम्म। चीज़ें। अगर फार्मा अच्छे से कर रखा है तो वहाँ से भी चीज़ें तुम अपने आप से कंपेयर कर सकते हो क्या पूछे जा रहा है, या फिर सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, वहाँ से आपको मतलब नॉलेज मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन कैसे क्या मतलब यस। पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और सो यूट्यूब पे तो कितना सारा फ्री कंटेंट कंटेंट पड़ा है कि तुम वहां से क्वेश्चन लगा सकते हो, जान सकते हो कैसा पूछा जाता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपको लगता है रिपीट होते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, बट कंसेप्ट जरूर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है हाँ जी। और कंसेप्ट जरूर रिपीट होती है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर लगाए हैं करना, क्वेश्चन अगर मल्टीपल टाइम्स लगाए हैं करना, बहुत सारे क्वेश्चन, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि जब क्वेश्चन आता है तो तुमको एक माइंड में मतलब बन जाती है इसकी ये कंसेप्ट का ये अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन लगाने से कंसेप्ट रिवाइज भी होती है और न्यू कंसेप्ट पता भी चलते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पहले से। हाँ जी, मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉरी। देख के जाने चाहिए। इससे क्या है, एग्जाम के लेवल का पता चलता है एंड पैटर्न का पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी क्या बिगेस्ट मोटिवेशन थी, या क्यों आपने सोचा कि आपको ये एम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या इम्पोर्टेंस रहती है गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करने की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट प्राइवेट और कॉर्पोरेट जॉब में तो था नहीं, क्योंकि तो मैंने गवर्नमेंट इसलिए चुना क्योंकि घर से सबको सुनाई जाता मतलब सुनते आ रहे हैं कि इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी इसकी लगी, तो मेरे माइंड में भी था कि मतलब मेरा भी कुछ ऐसा हो कहीं तो ना कहीं आपको वो भी। गवर्नमेंट जॉब के लिए था, इंटरेस्ट था कि आपको उसी में ही जाना है। हाँ, हाँ, सबको ऐसे ही रहता है कि सर्वाइवल चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फुल सर्वाइवल तो बस मैं जीपैट पे क्वालिफाई 2 बार टाइम्स किया। हाँ जी। मुझे लगा कि उसी टाइम जैसे मैं मतलब खान में एडमिशन लिया, उसी टाइम में एमएससी की वैकेंसी मतलब निकली थी, तो हाँ, मेरा तो तभी अपना आप उसकी नॉलेज को टेस्ट प्रिपरेशन में करके। लग गए थे। हाँ, मतलब 1 महीना बचा था तो मैंने थोड़ा रिवाइज कर लिया था जो भी जीपैट के लिए पढ़ा था, अलग से कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था मैंने। वो हाँ सारे जी। कंसेप्ट रिवाइज किए और मैंने कहा अपने आप को टेस्ट करते हैं कैसा क्या रहता है मेरा। हाँ, और तो बहुत मेरा ही अच्छा रिजल्ट आया आपका, एंड आपने क्वालिफाई भी बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया। थैंक यू। एंड अभी जो विक्रम सर है वो एम्स गोरखपुर में इनकी पोस्टिंग हुई है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, एंड ये बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। अभी डेट वगैरह तो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत जल्द एम्स गोरखपुर में इनकी पोस्टिंग होने वाली है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये रहेगा, कौन कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। और मतलब आपने भी क्या मिस्टेक करी थी जो आप चाहते हैं कि जो फ्यूचर में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, फार्मा एस्पिरेंट्स हैं, वो ये मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करें। ये सिंपल है कि जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे एग्जाम की जैसी भी डेट नहीं आई या फिर एग्जाम दोगे तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, रिवीजन करती रहो। अगर जैसे तो मैंने जैसे मान लो 1 हफ्ता पढ़ा तो उसके बाद पढ़ना बंद कर दिया या फिर टेस्ट लगाना बंद कर दिया, जैसे अपन पढ़ते तो रहते हैं बट अपन को पता नहीं चलता कि अपन को क्या पढ़ना हो, कैसे पढ़ना हो, कैसे इसको अप्लाई करना है जब क्वेश्चन आएगा। हमको चीजें पता भी होंगी लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी बहुत ये ज्यादा मैटर करती है कि रेगुलर आपको जो है बहुत। चीजों को पढ़ते रहना है एंड उसको रिवाइज करना है, चाहे कम टाइम हो, हाँ, आप रिवाइज। 2-3 घंटे डेली के उस पे मतलब इन्वेस्ट करने हैं,
जिससे जो है आपको क्या होगा फ्यूचर में, जैसे अभी एग्जाम आ रहा है तो फिर वैकेंसी के बाद आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से हाँ ही एम्स में सेल्फ तो प्रिपेयर रहना। हाँ एम्स में तो ये रहता है कि टाइम बहुत कम मिलता है। अगर अभी से प्रिपेयर कर दो तो वो सही रहेगा, क्योंकि उस टाइम आप प्रिपेयर कर नहीं पाओगे। 20 या 30 दिन रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो जल्दी कंडक्ट करा लेता है एग्ज़ाम एम्स के लिए। और इसके साथ साथ आप इससे रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो रिवीजन भी कैसे करना है कि भाई टेस्ट लगा के करो, तुमको पता चले कि मेरी क्या गलती हो रही है, मैं क्या मेरे को आते हुए भी मैं अपना नॉलेज का अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। तो लास्ट में कंक्लूजन करते हैं, तो लास्ट में क्या आपकी स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहेगी, या फिर क्या आपका एक लास्ट में मूल मंत्र रहेगा जिससे आप जो है और मोटिवेट कर पाए और भी स्टूडेंट्स को। बस यही है कि पढ़ते रहिए। अगर जैसे कि आपको अगर कुछ प्राप्त करना है, अच्छी जगह जाना है और अपने मम्मी पापा का गोल्स भरोसा को नहीं अचीव कराना करना है, है। तो अपॉर्चुनिटी आती है तो आप पढ़ते रहिए। जैसे ही मतलब आए और वो अपॉर्चुनिटी, तो आप कॉम्पिट कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, हाँ जी, हाँ जी। यू क्वालिफाई। और अगर एक धन्यवाद। एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो आप हिम्मत ना छोड़ें, एंड उसको लगातार मतलब आप जो है करते रहें, एक के बाद एक एग्जाम हाँ आपको देने चाहिए। हार तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत एग्जाम में फेल हुआ हूँ, बट कहीं ना कहीं सक्सीड हुआ हूँ। तो जैसे एक एग्जाम देते उसमें फेल होती तो ये मैं सोचे फेल हो गया, फिर कुछ चीज़ें अपन को जैसे नहीं आती तो सीखते हैं उस एग्जाम में, हाँ तो जी, वो सेम चीज़ें रिपीट होती हैं दूसरे एग्जाम में, वो कंसेप्ट तो आप उसको अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि हर बॉडी का जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो करने का तरीका वो अलग अलग होता है, तो उसको समझते हो लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, जो को हमको समझना नहीं आती लैंग्वेज, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी। तो तुमको ये चीज़ पता चलेगा कि तुम कहाँ एडजस्ट करते हो, कितनी तुमको भी ज़रूरत है प्रिपेयर करने की। एग्ज़ाम देते रहिए, फेलियर से मत डरिए। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड किया, एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस हमारी जो टॉक से। सो थैंक्स फॉर दिस। जी, थैंक यू। एंड टीवी के चैनल से आप जुड़े रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे कोई भी सीयूटी का एग्जाम हो गया, जीपैट का हो गया, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी हो गई, तो हाँ ये जी, आपको मतलब वेबसाइट प्रोवाइड करा देगी जल्दी से, मतलब हाँ आपको जी, हाँ मिल जी। जाएगा नोटिफिकेशन। और इसके व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िए, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन आती है तो ये उसमें अपडेट करते रहते हैं, और इनके पास कंटेंट भी है जो कि बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। इन्होंने खुद ही जीपैट क्वालिफाई करके अभी सीयूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में ये अपनी मास्टर केमिस्ट्री से कर रहे हैं। हाँ, एंड तो मिस्टर विक्रम मतलब मेरे खुद क्लासमेट है, मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। सो इनसे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह क्वेरी है तो इनकी लिंक्डइन की आईडी मैं नीचे जो है पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो वहां से आप जो है विक्रम के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।